अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 10th स्टैंडर्ड यानी एसएलसी के फर्स्ट लैंग्वेज जो कन्नड़ा सब्जेक्ट है यानी प्रथमा भाषे कन्नड़ा, तो इसमें का पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में एक पहला चैप्टर है नम्मा भाषे। तो नम्मा भाषे को ऑलरेडी मैं पिछले क्लासेस में इस लेसन का जो है अभ्यास प्रश्नಗಳು कर रहा था, जो कि ऑलरेडी तो इसमें ऊ मेन तक जो है लास्ट क्लास में मैं कराया था। तो आज इसका लास्ट पार्ट है इस लेसन का। तो इसमें आज हमें ऊ मेन से सीखेंगे, जो कि ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ अभ्यास प्रश्नಗಳು के जो है 7th प्रश्न 7th पेज नंबर 7 में पुटದ संख्या 7। तो इसमें का एक्सरसाइज है ऊ मेंत ಹೊಂದಿಸಿ बरेरी। तो यहाँ से आज कंटिन्यू कर रहा हूँ नम्मा भाषे लेसन। तो ये पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में पहला चैप्टर है। तो पेज नंबर पुटದ संख्या 7 पेज नंबर 7। तो एक्सरसाइज का नाम है ಹೊಂದಿಸಿ बरेरी, मैच द फॉलोइंग। ಹೊಂದಿಸಿ बरेरी का तो मैच द फॉलोइंग यानी जोड़ कर लिखे। तो इधर देख सकते हैं व्यवहारिका यानी कारोबारी, दासरू इनो एक ऑथर्स, एक किस्म के कन्नड़ा के पोइट्स, तो उनको बोलते हैं दासरू। दीवाना एक दीवाना का तो एक जो है किस्म का ओहदा भी होता है, एक अदर लैंग्वेज वर्ड जो कन्नड़ा में इस्तेमाल करती हैं, तो उसको बोल रहे हैं दीवाना। ग्रांथिका का तो टेक्सचुअल जो रीडिंग रेटिंग फॉर्म में रहता है उसको बोलते हैं ग्रांथिका। शिव शरणरू का तो शरणरू जो बसवण्णा के जो फॉलोअर्स थे उनको बोलती है शिव शरणरू। तो ये साइड में क्या क्या ऑप्शंस थी, तो इसको हमें सही से जोड़ कर लिखना। अन्य देश यानी अदर कंट्री के, चाक्षुषा का तो बाई सीइंग रीडिंग रेटिंग चाक्षुषा का तो, कीर्तनिಗಳು का तो जो है एक किस्म के नज़म, तद्भव रूपा का तो केम फ्रॉम संस्कृत फॉर्म, वचनಗಳು एक किस्म के नज़मा, श्रवण का तो कान के ज़रिए से। तो इसको हमें मैचअप करके लिखना। तो सही जवाब क्या है देखेंगे इसका। ಹೊಂದಿಸಿ बरेरी। व्यवहारिका का तो कारोबारी लैंग्वेज। अब कारोबारी लैंग्वेज में क्या होता है, हमें एक दूसरे को बोल सकती हैं तो इससे सुनती, तो सुनने का इस्तेमाल होता है, उसके वजह से इसका सही आंसर आता है श्रवणा। चाक्षुषा नहीं आता, श्रवणा आता है। तो दासरू कौन, दासरू इनो क्या लिखे हैं, किस तरह की नज़म, चाक्षुषा नहीं कीर्तनेಗಳು लिखो हैं। सो इसके वास्ते कीर्तनेಗಳು करको लिखती। सो सही जवाब है कीर्तनेಗಳು। दीवाना ये क्या आता है, दीवाना एक अदर लैंग्वेज का वर्ड, उससे अन्य देशिया करको लिखती। अन्य देशिया यानी दूसरे ज़बान का, दूसरे लैंग्वेज का वर्ड। ग्रांथिका का तो क्या, ग्रांथिका में एक किसका फॉर्म, तद्भव रूपा। ग्रांथिका में क्या आता है, चाक्षुषा आता है। ग्रांथिका चाक्षुषा, तद्भव रूपानी, ग्रांथिका चाक्षुषा। ಶಿವಶರಣರು ವಚನಗಳು। तो समझ में, व्यवहारिका में श्रवणा यानी सुनने का ज़्यादा रहता है। दासरू इनो कीर्तनेಗಳು लिखे हैं। दीवाना एक दूसरे ज़बान की लैंग्वेज वर्ड है। ग्रांथिका में चाक्षुषा यानी टेक्सचुअल फॉर्म में रहता है, उसे चाक्षुषा बोलती हैं। शिव शरणरू को तो वचनಗಳು एक किस्म का नज़म। सो समझ में है ना। तो इस तरह से हमें मैचअप करके लिखना। व्यवहारिका श्रवणा, दासरू कीर्तनेಗಳು, दीवाना अन्य देशिया, ग्रांथिका को चाक्षुषा, शिव शरणरू वचनಗಳು करके लिखती। तो ये वो ಹೊಂದಿಸಿ बरेरी। अब अगले मीन की तरफ जाएंगे हमें। अगला मीन क्या है, प्रायोगिक अभ्यास यानी प्रायोगिक अभ्यास अगर को है तो यानी प्रैक्टिस, या लैंग्वेज में जो प्रैक्टिस करें एक्सरसाइजेस, उसमें आमेंत ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ। तो स्ವಂತ वाक्य क्या भी तुमने एग्जाम में तो देते नहीं, बट टेस्ट में या अगर यूट्यूब में टीचर्स इसके ऊपर सवाल दे सकते हैं, इसके वास्ते हमें सीखेंगे। तो ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು, दिए हुए अल्फाजों को स्ವಂತ वाक्यದಲ್ಲಿ ओन सेंटेंस में लिखो, ಬಳಸಿ बरेरी लिखो, ओन सेंटेंस में इस्तेमाल करके लिखो। तो यहाँ पे 4 वर्ड्स दी, हर वर्ड से एक एक सेंटेंस बनाना, एक एक जुमला बनाना। विचार विनिमय यानी हमारी सोच को एक्सचेंज करना, हमारी बातों को, हमारे सोच विचार को एक्सचेंज करना। संशोधका का तो रिसर्च, परिष्करिसु का तो मॉडिफाई करना, प्रगति पता का तो तरक्की वाला रास्ता। अब इन वर्ड्सों में एक एक वर्ड को उठा ले को हमें सेंटेंस फ्रेम करना यानी जुमले बनाना, उसको बोलती है स्ವಂತ वाक्य। तो फर्स्ट वन क्या है, विचार विनिमय। अब विचार विनिमय इस वर्ड को उठा ले को सेंटेंस फ्रेम करना हमें।
तो फर्स्ट वर्ड वोज देखो इसने विचार विनिमय, तो विचार विनिमय इससे हमें सेंटेंस बनाना, तो सवाल में भी वोज देखो ही। तो ನಾವು विचार विनिमय ಮಾಡಿ अनेक विषयಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ, तो सेंटेंस इस तरह से फ्रेम करना, पहले विचार विनिमय जो सेंटेंस फ्रेम करना वो अल्फाज को लिख लेना, बाद में सेंटेंस इस तरह से लिखना, ನಾವು विचार विनिमय ಮಾಡಿ अनेक विषयಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ, मतलब ನಾವು हमें विचार विनिमय ಮಾಡಿ, हमारी सोच को एक्सचेंज करते हुए, हमारे बातों को एक दूसरे को बताते हुए, करको ಮಾಡಿ अनेक विषयಗಳನ್ನು, बहुत सारे बातों को, बहुत सारे चीज़ों को हम लोग सीखते हैं, जानते हैं, ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ, यानी हमें हमारी सोच को जो है एक्सचेंज करते हुए बहुत सारी चीज़ों को, बातों को हमें जानती, ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ, ನಾವು विचार विनिमय ಮಾಡಿ अनेक विषयಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ। तो 1 मार्क का है ये भी, स्ವಂತ वाक्य, हर सही जवाब को 1-1 मार्क्स मिलता तुम्हें। तो संशोधक यानी रिसर्चर, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅನೇಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಶೋಧಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, संशोधक का तो रिसर्चर, तो इसका सेंटेंस क्या बनाती, ನಮ್ಮ ದೇಶ हमारा मुल्क जो है अनेक बहुत सारे श्रेष्ठ ग्रेट संशोधकरನ್ನು रिसर्चर्स को रखा हुआ है, ಹೊಂದಿದೆ, हमारा कंट्री हमारा मुल्क जो है बहुत सारे ग्रेटेस्ट रिसर्चर्स को जो है रख कर है अगर को। नेक्स्ट परिष्करिसु को तो मॉडिफाई, इसको बोलती परिष्करिसु, ಈ ವರ್ಷ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಪರಿಷ್ಕರಿಸು तो मॉडिफाई, ಈ ವರ್ಷ इस साल ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ यानी टेक्स्ट बुक को क्या करते हैं, ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ यानी मॉडिफाई करती, इस साल टेक्स्ट बुक को जो है मॉडिफाई करती हैं, ಈ ವರ್ಷ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ यानी रिपब्लिश करती। प्रगति पथा, आखिरी वर्ड क्या है, इसका सेंटेंस बनाना हमें, प्रगति पथा, प्रगति पथा का तो तरक्की वाला रास्ता, तरक्की का रास्ता, तो इसका सेंटेंस क्या फ्रेम करती, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರಗತಿ ಪಥದತ್ತ ಸಾಗಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ನೀಡಬೇಕು, तो इसका सेंटेंस क्या बनाती, ನಮ್ಮ ದೇಶ हमारा मुल्क जो है प्रगति पथदत्ता तरक्की के रास्ते के तरफ, सागलु जाने के लिए, तरक्की वाले रास्ते के तरफ जाने के लिए, ನಾವು हमें जो है ನಮ್ಮ ಸೇವೆ हमारी जो सर्विस को जो है, हमारे काम को जो है देना, ನೀಡಬೇಕು, यानी हमारा मुल्क अगर तरक्की वाले रास्ते की तरफ जाना तो हमें हमारा काम करना, ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ನೀಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರಗತಿ ಪಥದತ್ತ ಸಾಗಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ನೀಡಬೇಕು, हमारा मुल्क तरक्की वाले रास्ते की तरफ जाना का तो हमें हमारा काम को सही ढंग से करना। तो इस तरह से 4 सेंटेंस फ्रेम करें, 4 का जो है हर एक को 1-1 मार्क्स, तो तुम ना इस तरह से 4 मार्क्स मिलती। तो अगले मेन की तरफ जाएंगे, अगला मेन क्या है, तो आ ಮೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕನ್ನಡ ರೂಪಗಳ ಮೂಲ ರೂಪ ಬರೆಯಿರಿ करको है, यानी ಕೊಟ್ಟಿರುವ दिए गए कन्नड़ रूपಗಳ, कन्नड़ा के फॉर्म के वर्ड्स को, इनका मूल रूपा जो बुनियादी फॉर्म है, यानी किस ज़बान से दूसरे ज़बान से आको इसने, तो उनका प्योर कन्नड़ा फॉर्म का वर्ड जो है हमें लिखना, जो नीचे जो है कन्नड़ा फॉर्म के सका वर्ड दी, लेकिन उन्होंने कन्नड़ा वर्ड नहीं, उन्होंने दूसरे ज़बान के, दूसरे लैंग्वेज के वर्ड्स, तो उनको जो है प्योर कन्नड़ा फॉर्म के जो वर्ड हमें लिखना, तो उसको बोलती मूल रूपा बरेरी, समझ में, प्योर कन्नड़ा फॉर्म में वर्ड लिखना नीचे दिए गए वर्ड्स को। तो जैसे कि कौन सा दी, होटलू, स्कूलू, ऑफिसू, लाइटू, हॉस्पिटलू, इसके प्योर कन्नड़ा वर्ड लिखना। होटलू को तो यहाँ होटल को बोल रही हैं, स्कूलू को तो स्कूल को, ऑफिसू को तो ऑफिस, लाइटू को तो लाइट, हॉस्पिटल को तो हॉस्पिटल को बोल रही हैं। तो इनका प्योर कन्नड़ा वर्ड में क्या लिखती हैं, तो उसको मूल रूपा बोलती, तो वो हमें लिखना। तो यहाँ पे स्क्रीन में देख सकती हैं तुम्हें, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕನ್ನಡ ರೂಪಗಳ मूल रूपा यानी प्योर कन्नड़ा फॉर्म के जो है वर्ड हमें लिख रही हैं। होटलू, इसको कन्नड़ा में बोलती होटेलू, क्या बोलती, होटेलू। स्कूलू, तो ये होता है शाले, स्कूल। ऑफिसू, कचेरी। लाइटू, विद्युत दीपा, इलेक्ट्रिक लाइट का विद्युत दीपा। हॉस्पिटलू, तो कन्नड़ा बोलती आस्पत्रे, ये सब मूल रूपा। तो होटलू दिए तो होटेलू मूल रूपा आता है, यानी ये जो है प्योर कन्नड़ा वर्ड। बाद में स्कूलू शाले आता है, ऑफिसू कचेरी लिखना, लाइटू विद्युत दीपा लिखना, हॉस्पिटलू आस्पत्रे करको लिखना। तो इस तरह से
इसमें भी सही हर एक को सही मार्क्स को जो है एक एक मार्क्स तो ना मिलता। तो उसी तरह का कुछ एक्सरसाइज फॉर्म पेज नंबर 10 में भी है, तो उसको भाषा चटुवटिके कर को देखो, लैंग्वेज एक्टिविटी कर को, तो उसके भी जवाब तुम ना सिखा डाल। तो भाषा चटुवटिके, लैंग्वेज एक्टिविटी, भाषा चटुवटिके, तो इसके ऊपर भी तुम ना एनालॉजी में ओके या फिर एमसीक्यू में सवाल आ सकती, तो इसके वास्ते ये भी सीख को रहना, जो ग्रामर आता उसके ऊपर की एक्सरसाइज दसी। तो भाषा चटुवटिके लैंग्वेज एक्टिविटी, तो इसमें क्या देखो ही, कोट्टिरुवा पदगळल्ली दिए गए वर्ड्स में विजातीय यानी दूसरे जो संयुक्ताक्षर हैं, दूसरे जो संयुक्ताक्षर वाले वर्ड लेटर्स ही उस तरह के वर्ड्स को चुनकर लिखिए। आरिसी बरेरी यानी कोट्टिरुवा पद दिए गए अल्फाजों में विजातीय संयुक्ताक्षरಗಳನ್ನು, यानी संयुक्ताक्षर ಒತ್ತಕ್ಷರ का तो एक हुर्फ आता है, उसके नीचे और एक बेबी लेटर आता है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ अक्का अगर को है, का के नीचे कावत्तु डाले, तो इस तरह से हुर्फ के नीचे और एक बेबी लेटर डाले तो इसको बोलती है ಒತ್ತಕ್ಷರ और संयुक्ताक्षर। तो इस तरह का यहाँ पे का के नीचे काच आया है तो ये सजातीय होगा सेम, लेकिन यहाँ पूछें क्या विजातीय यानी दूसरा, ऊपर अलग हुर्फ है कॉन्सोनेंट हुर्फ, नीचे वाला हुर्फ जो है दूसरा आता है ओके। तो दूसरा हुर्फ आगा तो उसको बोलती है विजातीय संयुक्ताक्षर। उस तरह के अल्फाजों को चुनकर लिखो। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ चंद्रा अगर को है नहीं, चंद्रा अगर को एक अल्फाज, यहाँ दा के नीचे कोसा आया रावत्तु आया, तो इन्हें दा के नीचे रावत्तु आया तो इन्हें विजातीय होता है, सजातीय नहीं आता, यानी दूसरे कैटेगरी का हुर्फ आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, दूसरा आ रहा है, उसके वजह से इसको विजाती कर को बोलती। तो यहाँ पे वैसे कौन से हैं जो हुर्फ के नीचे दूसरा हुर्फ वाला जो वत्तु आको है या संयुक्त अक्षरा है उसको अलग करको लिखना। क्या क्या वर्ड्स देखो ही, कार्य, कत्तले, इल्ला, शस्त्र, एच्चरा, कण्णिगे, अद्भुत, बट्टे करको देखो ही। तो इसमें के हर एक को वत्तु जो है दूसरे है ना उस तरह के अलग करको लिखना। तो इनके माने क्या, कार्य का तो काम, कत्तले का तो अंधेरा, इल्ला का तो नहीं, शस्त्र का तो वेपन, एच्चरा का तो होशियार, कण्णिगे का तो अंखी अद्भुता का तो बहुत ज़बरदस्त करको, बट्टे का तो कपड़ा। तो इनमें का बेबी लेटर जो नीचे आता है ಒತ್ತಕ್ಷರ संयुक्त अक्षर और दूसरा रहना, वैसे अल्फाजा कौन से, वैसे अल्फाजों कुछ अलग करको लिखना। तो यहाँ देख सकते हैं अब कोसे आती विजातीय संयुक्ताक्षरಗಳು, दूसरे जो वत्तु वाले हुर्फा हैं उस तरह के अल्फाज कोसे कार्य, क्योंकि या के बाद अर्कावत्तु आया, यानी यहाँ सेम नहीं आया, या के नीचे यावत्तु नहीं आया, अर्कावत्तु आया, इसलिए से कार्य भी विजातीय वत्तक्षर में या संयुक्त अक्षर में आता है। शस्त्र सा के नीचे सा नहीं आया, ता भी रावत्तु आया, इसके वास्ते इन्हें भी विजातीय, ये तो नहीं है स्पोर्टिसु छोड़ो। अद्भुता है, अद्भुता है नहीं, तो अद्भुता है, तो ये वर्ड भी जो क्या आता है विजातीय वत्तक्षर में आता है, वत्तच, ये तीन ही चाहते सब, कार्य, शस्त्र और अद्भुता। कार्य, शस्त्र, अद्भुत, तीन जो है विजातीय संयुक्ताक्षर, यानी दूसरे जो है कॉन्सोनेंट वाले हुर्फा, सेम नहीं दूसरे, नीचे का वाला हुर्फ जो है दूसरा आता, तो उसको बोलते हैं विजातीय संयुक्ताक्षर। अब नेक्स्ट तो नेक्स्ट जो ग्रामर पार्ट में का जो क्वेश्चंस ही वो पूछ रही सो सेकेंड मेन में क्या देखो देखेंगे, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ दिए गए अल्फाजों में अवर्गीय, वर्गीय और अवर्गीय व्यंजनाक्षरಗಳು को आती है। वर्गीय का तो जो है का से लेकर मा तक आती ना उनको वर्गीय बोलती, जो वर्णमाले में जो या से लेकर ला तक आती, या र ल व शेषा सहाड़ा, उनको अवर्गीय व्यंजनाक्षरಗಳು को बोलती। तो दिए गए अल्फाजों में कौन से अवर्गीय व्यंजनाक्षरಗಳು ही, यानी या से ला वाले हुर्फा कौन से ही उनकर चुनकर लिखो। आर इसी बरेरी, हर एक अल्फाज उठाना उसमें से कौन सा अवर्गीय वाला हुर्फ है, अवर्गीय व्यंजन वाला हुर्फ है, यानी या से ला के दरमियान का हुर्फ उसमें कौन सा है उसको चुनकर हमें लिखना हर अल्फाज में। तो वैसे अल्फाजों को
उसे अल्फाजों में हर हुरूफ को जो है चुनकर लिखो। तो कौन से अल्फाज देखो, ये समनागी, देशा, मनिया, बलिका, नेला, मधुबे, मानुषा, होत्तु, वड़गे करको देखो। तो इस तरह के अल्फाज देखो ही। ओके, तो इसमें हर एक अल्फाज में जो या से लेकर ला तक के जो हुर्फा आती, वैसा हुर्फ कौन सा आता है वो चुनकर लिखना। हर अल्फाज को उठा लेना, उसमें चुनकर लिखना। तो सबसे पहले आप देख सकती हैं स्क्रीन में समनागी कर को है। समनागी का तो यहाँ पे इक्वल कर को, समनागी कर को दिए तो इसमें का हुर्फ क्या है, या से लेकर सा में सा है। देशा में क्या है, शा है। मनिया में क्या है, या हुर्फ है। रोदना में क्या है, रा है। बलिका में क्या है, ला है। नेला में ला है। मधुवे में वे है। मानुषा में शा है। होत्तु में हा है। वड़गे में ला है। यानी या ये नो पूरे हुर्फा जो ही पूरे या से ला के दरमियान रहने वाले छुरफाइन। ओके, तो इसमें ही तो हर अल्फाज में का या से ला के दरमियान वाला हुर्फ लिखना। तो या से ला तक इनको अवर्गिया बोलते हैं। देखिए जैसे कि या, रा, ला, व, शे, श, स, हा, ला। ओके, तो इनमें का जो है या से ला के दरमियान की जो हुर्फा आती हैं उनको हमें चुनकर लिखना। तो समनागी में सा आता है, देशा में शा आता है, मनिया का तो उसमें या हुर्फ आता है, रोदना का तो रा आता है, बलिका में ला आता है, नेला में ला आता है, मधुवे में वा है, मानुषा में शा है, होत्तु में हा है, वड़गे में ला है। सभी अवर्गीय ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು, अवर्गीय वाले हर्फा, अवर्गीय व्यंजनಗಳು करको आती व्यंजनಗಳು के पार्ट्स। तो ये अलग ही ग्रामर क्लास ले रहा हूँ ना, व्याकरण क्लास उसमें कर रहा हूँ मैं, तो उसमें तुम ना समझ में आ जाता है क्या वर्गीय का तो क्या अवर्गीय का तो क्या, सभी तमाम चीज़ें। तो अब यहाँ इम्पॉर्टेंट जो एक्सरसाइज के हिसाब से जो तुम ना ज़रूरत है वो तो वो जान लियो। ओके, तो अब नेक्स्ट मेन की तरफ जाएंगे। इसके बाद के मेन तो नेक्स्ट में क्या बोल रही, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳಲ್ಲಿನ ಧ್ವನಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಆಗುವ ಅರ್ಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅರಿಯಿರಿ करको है। तो ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳಲ್ಲಿನ दिए गए अल्फाजों में ध्वनि व्यत्यासदೊಂದಿಗೆ यानी वर्ड्स की जो साउंड के वेरिएशन से साउंड्स में यानी आवाज़ में जो डिफ्रेंशिएट है उसको आगुआ होने वाली अर्थ व्यत्यास माने की डिफ्रेंशिएट को जानो। यानी सेम प्रोनाउंसिएशन के जैसा आता है लेकिन थोड़ा सा आवाज़ उसमें बदल कर आता है और इसके माने भी अलग अलग आती हैं। तो इनको जानो, इनके जो प्रोनाउंसिएशन का जो डिफरेंट आवाज़ निकल रहा है सेम माँ को अलग हो रहा है उसको जानो और इनके अलग अलग माने भी जानो। तो नीचे दिए गए अल्फाजों के जैसे कि कौन सा प्रधाना, इन्हें प्रधाना, तो इसके माने का तो क्या जाना, थोड़ा वैसा अच्छा लेकिन माना बदलता है। मध्या, इन्हें मध्य, हुन्नु, उन्नु, सुली, सुली। तो अब इनके माने देखेंगे और इनको जानेंगे। प्रोनाउंसिएशन देखें अब हमें किस तरह से इनको प्रोनाउंस करना, अब इनके माने जानेंगे हमें। सो देखो प्रधाना प्रधाना हुआ है नहीं, तो प्रधाना का तो नीडुವುದು ಕೊಡುವುದು या ಒಪ್ಪಿಸುವುದು का तो देना, प्रधाना का तो नीडुವುದು ಕೊಡುವುದು देने को बोलती प्रधाना। उसी तरह प्रधाना का तो मुख्यवाद इंपॉर्टेंट करको या प्रमुखवादದ್ದು, प्रधाना का तो मुख्यवादದ್ದು या प्रमुखवाद इंपॉर्टेंट करको, इंपॉर्टेंट को प्रधाना करको बोलती। नेक्स्ट मध्य, मध्य आता है। मद्या का तो यहाँ पे साराई, हेंडा, मादक द्रव्य। मद्या का तो यहाँ दारू को, शराब को बोलती, सराई बोलती, हेंडा बोलती, मादक द्रव्य, तीनों का मतलब है दारू या शराब, तो उसको बोलती मद्या। अगर उसी को सेकेंड था वाला मध्या यूज़ करें तो मध्या का तो नडुवण जागा केंद्र, यानी दरमियान वाली जगह, नडुवण जागा या केंद्र या सेंटर पॉइंट, दरमियान वाली जगह या सेंटर पॉइंट को मध्या बोलती। तो उसी तरह हुन्नु, हुन्नु को तो देखो यहाँ देख सकते हैं, हुन्नु को तो व्रण, गाया, हुन्नु को तो हुन्नु और उन्नु, हुन्नु का मतलब है
व्रण गाय बोक्के यानी जख्म कर को, हुन्नू का तो जख्म को बोलती गाया। उन्नू का तो यहाँ पे खाना या फिर हैविंग, तो तिन्नू सेविसु खाना, उन्नू को तो यहाँ पे खाने को खाते हैं ना उसको बोलते उन्नू, हुन्नू को तो जख्म। नेक्स्ट उसी तरह क्या है, सुली सुली है, सुली सुली, सुली का तो चक्राकारवागी सुत्तु या तिरुगणे, सुली का तो चक्राकार व्हील के शेप में जो है गोल गोल घूमना, तो उसको बोलती सुली। सुली का तो यहाँ क्या, सिप्पे तेगी बिड़िसु या लूटी मारू, सुली का तो क्या होता है यहाँ पे छिलटा निकालना या लूटपाट करना, सुली या लूटी मारू, छिलटा निकालना या फिर लूटपाट करने को भी सुली करके बोलती। तो इस तरह से सेम वर्ड का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा चेंज होकर इनका माने बदल रहे, सो हमें जान रहे। अब नेक्स्ट सुली सुली भी जाने। अब नेक्स्ट अगले वाले मेन की तरफ जाएंगे। अब हमें अगले वाला मेन है फोर्थ मेन, ಮೊದಲೆರಡು ಪದಗಳಿಗಿರುವ ಸಂಬಂಧದಂತೆ ಮೂರನೆಯ ಪದಕ್ಕೆ ಸರ ಹೊಂದುವ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪದವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ करको है। यानी ಮೊದಲೆರಡು ಪದಗಳಿಗಿರುವ, पहले के दो अल्फाज रहती ना उनको ಮೊದಲೆರಡು ಪದಗಳಿಗಿರುವ संबंधದಂತೆ, उनके रिलेशन के तहत ಮೂರನೆಯ ಪದಕ್ಕೆ तीसरे अल्फाज के जो है सरी ಹೊಂದುವ बराबर वाले नाल्कनेय पदವನ್ನು, चारवें अल्फाज को बरेरी लिखो। यानी पहले अल्फाज के जवाब को देखो यूनुच, उसका जो है रिश्ते को देखते हुए इन्हों क्या हिसाब से जवाब देखो, ये पहले का ये देखते हुए तीसरे जो अल्फाज के या तीसरे जो सवाल में है उसको सही अल्फाज या सही जवाब हमें लिखना। यानी पहले का उन्होंने एनालॉजी बोलती हैं, तुमने इंग्लिश में आता है तो ये भी आता है, तुम ना कन्नड़ा फर्स्ट लैंग्वेज में तुम ना एनुअल एग्जाम में भी आता है, टेस्ट में भी आता है, इसके बारे में क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट मेन है। ओके, तो इसका इस तरह के सवाल तुम आती हर एक को एक एक सही मार्क्स, तो इंग्लिश में एनालॉजी बोलती। ओके, तो कन्नड़ा में इसको बोलती ಮೊದಲೆರಡು ಪದಗಳಿಗಿರುವ ಸಂಬಂಧದಂತೆ, पहले दो अल्फाज को जो जिस तरह से पहले अल्फाज सवाल के जो जवाब देखो उसके रिश्ते के तहत मूरनीय पदक यानी तीसरे वाले सवाल, तीसरे वाले अल्फाज या तीसरे में जो सवाल देखो ही उसका सरी ಹೊಂದುವ, उसके जो है बराबर लगने वाला जो जवाब है नाल्कनेय पदवन, उस तरह का जवाबी अल्फाज लिखो। यानी तीसरे का अल्फाज का जवाब उन्होंने नहीं देखो रहते, पहले का उन्होंने देखो रहती, तो इन्हें क्या हिसाब से देखो, इन देख को हमें टैली करके दिमाग में उस हिसाब से थर्ड का आंसर करना, तो उसको बोलती है एनालॉजी। तो ये मेन तुम्हें याद रख लो, ಮೊದಲೆರಡು ಪದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೂರನೆಯ ಪದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೊಂದುವ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪದವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ। तो ये मेन तुम ना एग्जाम में भी आता है इस तरह का मेन। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या देखो ही, क ग हुर्फा देखो ही, इनो अल्प प्राणाक्षरಗಳು होइतो छ झ ये हुर्फा क्या होती, तो इनो बोल रही क ग जो है अल्प प्राणाक्षर होइतो छ झ क्या होती, छ भी झ क्या होती। जो क ग अल्प प्राणाक्षरಗಳು, तो कन्नड़ा में जो व्याकरण में ग्रामर में जो कन्नड़ा वर्णमाले आती हैं उसमें क ग जो वर्गीय व्यंजनಗಳು में क और ग वाले हुर्फ अल्प प्राणಗಳು होइतो, अल्प प्राणाक्षरಗಳು होइतो च झ क्या होती, तो इन्हों होती महाप्राणाक्षरಗಳು। क्या लिखती, महाप्राणाक्षरಗಳು अगर को लिखती, महाप्राण वाले हुर्फा। देखो क ग सामने की मुंह की तरह प्रोनाउंसिएशन कर रही, क ग छ झ, इनको गले से थोड़ा ज्यादा सांस लेको बोल रही, महाप्राण ज्यादा सांस लेको बोल रही, महाप्राण। छ झ ख घ, उसी तरह क ग इनो थोड़ी सी सांस, छ झ ज्यादा सी सांस, सो महाप्राणाक्षरಗಳು। क ग अल्प प्राणाक्षरಗಳು, तो छ झ क्या होती, महाप्राणाक्षरಗಳು। तो ये अल्प प्राणा का तो क्या महाप्राणाक्षरಗಳು किस में आती, कितने आती, कौन से उर्फा आती हैं, तमाम चीज़ें मैं व्याकरण क्लास में तुम ना सिखाता हूँ, उसमें डिटेल से जाकर देख लियो। नेक्स्ट
ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಹುರ್ಫಾ 25 25 वर्गीय व्यंजनाक्षरಗಳು यानी का से लेकर मा तक के उर्फा 25 वर्गीय व्यंजनाक्षरಗಳು 25 होतो अवर्गीय व्यंजनाक्षरಗಳು या से लेकर ला तक के उर्फा कितने हैं तो कितने होती 9 ही 9 आती वर्गीय व्यंजनाक्षरಗಳು यानी क ख ग घ ञ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प प ब भ म यहाँ तक के जो है 25 उर्फा होते वर्गीय व्यंजनಗಳು अवर्गीय व्यंजनಗಳು तो लास्ट वाली लाइन जो या रा ला व शेषा साहा ला है लास्ट वाली लाइन वर्णमाले में तो उसको अवर्गीय व्यंजनाक्षरಗಳು बोलते हैं अवर्गीय वाले व्यंजना के हुर्फा अवर्गीय के कॉन्सोनेंट लेटर्स तो वो कितने आती कुल 9 आती य र ल व शेषा साहा ला देखो य र ल व शेषा साहा ला तो गिनो बच्चों इनको 9 उर्फा ही तो उसको बोल रही सो अवर्गीय व्यंजनाक्षरಗಳು 9 आती तो ये दो भी देख को तुम्हें उसका सही आंसर लिखना तो कन्नड़ा में लिखना कन्नड़ा में नंबर लिखो 9 ऐसा लिखती कन्नड़ा का 9 ऐसा तो इंग्लिश में 9 ऐसा लिखती 2 में भी लिखे तो तुम मार्क्स मिलती तो कन्नड़ा नंबर में लिखे तो अच्छा रहता ओके तो ये पहले का आंसर उन्होंने देखती तो तीसरे का वर्ड का सही जवाब हमें देख को टैली करके उस तरह से आंसर लिखना एनोलॉजी तो 2 के मालूम हो गया अब तीसरा अ ई ऊ कने के हुर्फा यानी अ ई ऊ हुर्फा दीर्घ स्वरಗಳು होइतो इनो दीर्घ वाले हुर्फा खींच को पढ़ने वाले हुर्फा है तो अ ई ऊ रू इनो कैसे हुर्फा इनो किस तरह के हुर्फा तो इनको लिखती ह्रस्व स्वरಗಳು ह्रस्व स्वरಗಳು ह्रस्व वाले हुर्फा इनो दीर्घ स्वरಗಳು अ ई ऊ है तो दीर्घ स्वरಗಳು अ ई ऊ रू इनो ह्रस्व स्वरಗಳು ओके ये जल्दी से पढ़ने वाले हुर्फा इनो खींच के पढ़ने वाले हुर्फा नेक्स्ट स्वरಗಳು जो है 13 हुर्फा आती स्वरಗಳು अ ई ऊ रू ए आई ओ औ यहाँ तक जो है तुमने कितने आती 13 लेटर्स स्वरಗಳು ओके तो ये 13 हो तो योगवाहಗಳು जो है हाकु योगवाहಗಳು बोलती इनो कितने आती 2 तो योगवाहಗಳು कितने उर्फ आती 2 अगर को लिखती हाकु योगवाहಗಳು बोलती तो इनो 2 आती तो कन्नड़ा में ऐसा इंग्लिश में ऐसा लिखती तो ओके तो कन्नड़ा में 2 इस तरह से लिखती 2 यानी 2 क्योंकि कन्नड़ा नंबर सिद्धि तुम्हें कन्नड़ा में लिखना 13 के 13 2 का तो 2 तो समझ में है ना इस तरह से एनालॉजी लिखती पहले का जवाब उन्होंने देख रही थी तीसरे का जवाब हमें लिखना क ग अल्प प्राणाक्षरಗಳು ಛ ಝ क्या होती महाप्राणाक्षरಗಳು उसी तरह वर्गीय व्यंजनाक्षरಗಳು 25 है तो अवर्गीय व्यंजनಗಳು 9 आती अ ई ऊ दीर्घ स्वरಗಳು ಗೊತ್ತೋ अ ई ऊ रू ह्रस्व स्वरಗಳು तो इस तरह से जो है जवाब लिखा जाता है तो इनको बोलते हैं एनालॉजी तो हमें इस लेसन के पूरे जो अभ्यास प्रश्नಗಳು एक्सरसाइजेस आती हैं पूरे तमाम चीज़ें सीखो ही तो इसमें का जो ग्रामर आता है वो प्योरली मैं ग्रामर क्लास व्याकरण क्लास कर को लेता हूँ फर्स्ट लैंग्वेज का तो उसमें तुम ना समझाता हूँ चाहे वो एस्से हो या वर्णमाले के अक्षरಗಳು हो तमाम चीज़ें ये जो कुरितु प्रबंध रचिसी है ये एस्से रेटिंग का अलग क्लास लेता हूँ व्याकरण क्लासेस में तो उसमें तुम ना मैं समझाता हूँ और प्रबंध रचने या कन्नड़ा अंकीಗಳು तमाम चीज़ें संयुक्ताक्षर गुणिताक्षर जो भी हैं या वर्णमाले के रिलेटेड जो सैद्धांतिक भाषा वैसे व्याकरण है ग्रामर ये तमाम चीज़ें मैं व्याकरण प्योरली जो ग्रामर क्लास है उसी में लेकर तुम ना समझाता हूँ अब जाते जाते लास्ट में एक ज़बान की जो है खूबसूरत इसके बारे में बोल डालता हूँ तो ये समझ लियो लास्ट में तो ये कर डाले तो इस लेसन का पूरा पार्ट ख़त्म हो जाता है तो भाषा सोबगु ज़बान की खूबसूरत आ गई इसमें क्या बोल रही 2 अल्फाज देखो ही 2 अल्फाज के माने सही तरीके से जानो अगर को थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन सा रहता सबको तो इनको सही से जानो होगा तो आश्चर्य ಮತ್ತು विस्मय 2 अल्फाज हैं एक आश्चर्य का तो वंडर सरप्राइज विस्मय का तो ताजुब वंडर सरप्राइज विस्मय का तो ताजुब करको तो यहाँ पे क्या बोल रही ಇವೆರಡು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ ಎನಿಸಿದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ तो इन्हें बोल रही
क्या आश्चर्य और विस्मय देखने के वास्ते दोनों अल्फाज इवेरडू ये दोनों जो है ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ज़ाहिरी तौर से देखे तो ऊपर से ಒಂದೇ ರೀತಿಯ एक ही किस्म का ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ माने को देती ऐसा लगता है एनिसिದರೂ अवुಗಳಲ್ಲಿ इनमें मीनिंग का डिफ्रेंशिएट है अर्थ व्यत्यास है इनके माने अलग अलग ही ओके आश्चर्य विस्मय से देखने के वास्ते दोनों एक ही लगती लेकिन इनमें माने में जो है अलग अलग आती तो ऐसा तो क्या जानेंगे तो सबसे पहले आश्चर्य का तो क्या जानेंगे आश्चर्य करने का अल्फाज ಎಂಬುದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದದ್ದು ಘಟಿಸಿದಾಗ ಮೂಡುವ ಭಾವ ಉದಾಹರಣೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅಳಿಯನನ್ನು ಕಂಡು ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡರು ಅರ್ಥಾತ್ ಅವರು ಅಳಿಯನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಅಳಿಯನು ದಿಢೀರನೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟನು ಆಗ ಅವನ ಆಗಮನವನ್ನು ಕಂಡು ಅದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರದಿದ್ದವರು आश्चर्य पट्टरू तो आश्चर्य का तो यहाँ पे क्या है वंडर ಎಂಬುದು आश्चर्य करने का जो है अनिरीक्षितवादದ್ದು अनएक्सपेक्टेडली घटिसिदाग अनएक्सपेक्टेडली हुआ तो होने वाली जज्बात मूडुवा भाव यानी तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं कर को रहते अनएक्सपेक्टेडली हो जाता है तो उस टाइम पर का जो जज्बात इमोशंस आता है तो उसको बोलती है आश्चर्य यानी वंडर सरप्राइज उदाहरण एग्जाम्पल बोल रही हैं मनेगे बंदा घर को आयसो अಳಿಯನನ್ನು घर को दामादाती इनको देखकर कंडू और आश्चर्यगुंडर उनके घर वाले ताजुब होती यानी दामाद जो है जवई आती सो एक्सपेक्ट नहीं कर को रहते उन्होंने अचानक आती तो इससे क्या होती उन्होंने ताजुब होती उन्होंने सरप्राइज होती वंडर होती तो उसको बोलती आश्चर्यगुंडर अर्थात मतलब और उन्होंने जो है उनकी फैमिली वाले अಳಿಯನ उनके दामाद के एक्सपेक्टेशन में नहीं थे निरीक्षे आती कर क्या भी एक्सपेक्ट कर को नहीं थे अಳಿಯನು उनके दामाद जो है दिಢೀರನೆ सडनली जो है मनेगे बंदू बिट्टनु इमीडिएट सडनली उन्होंने घर को आ जाती तो आगा तब जो है ಅವನ ಆಗಮನ उनके आने को देखते हुए कंडू ಅದನ್ನು उसको जो है निरीक्षिಸಿರದಿದ್ದವರು उसको जो एक्सपेक्टेड नहीं करे थे आने का तो उसको देखकर उन्होंने सरप्राइज हो जाती आश्चर्य पट्टरू यानी एक्सपेक्ट नहीं कर को रहते तो सडनली वो हो जाता है तो उस टाइम का जो इमोशंस होती तो उसको बोलती हैं आश्चर्य ओके तो एक्सपेक्ट नहीं कर को रहते वो हो जाता है सडन इनकाउंटर होता तो उसको बोलती हैं आश्चर्य अब नेक्स्ट विस्मय तो क्या अगर को जानेंगे ವಿಸ್ಮಯ ಎಂಬುದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಗತಿಯೊಂದು ಘಟಿಸಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಭಾವ ಉದಾಹರಣೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವ ಆಧಾರವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಿತನಾದೆನು तो विस्मयागतो यहाँ पे अद्भुतवाद एक अनोखी एक संगति एक इंसिडेंट घटिसिदाग एक अनोखी इंसिडेंट जब होती है तो इससे मनस्सिनल्ली मन में जो उंटागुआ भाव मन में होने वाली इमोशंस उदाहरण मिसाल के तौर पर मैजिक शो में आ व्यक्ति वो बंदा जो है ಯಾವ ಆಧಾರವೂ ಇಲ್ಲದೆ कौन सा भी बुनियाद नहीं सो कौन सा बेस भी नहीं सो कौन सा सपोर्ट भी नहीं सो ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುವುದನ್ನು यानी कौन सा भी सपोर्ट नहीं सो उन्हें हवे में जो बैलेंस कर को है उसको देखकर नोड़ी नानु मूक विस्मितनादे मैं खामोश हो जाता हूँ तो उस तरह को विस्मय बोलती विस्मय अगर ताजुब की जज्बात होना ताजुब होना यानी एक अनोखी इंसिडेंट होती है तो इससे हमारे मन में हमारे माइंड में जो इमोशंस आती हैं तो उसको बोलती हैं विस्मय यानी फॉर एग्जांपल मैजिक शो में जाती तुम्हें तो मैजिक शो में एक बंदा उन्हें बिना क्या भी सपोर्ट के उन्हें हवे में रहता उन्हें बैलेंस कर ले को तो देखकर तुम ना क्या होता है तुम एकदम हैरान होकर जो ये होती हैं तो उस इमोशन को हैरान होने को जो है विस्मय बोलती तो विस्मय ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಭಾವವಾಗಿದೆ मतलब यहाँ बोल रही विस्मय करने का जो है हैरान जो है अत्याश्चर्य बहुत ही जो है सरप्राइज या वंडर को देने वाली एक इमोशंस जज्बात को बोल रही तो आगे इसके बारे में बोलते हुए बोल रही ಕೆಲವರು ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಖೇದಾಶ್ಚರ್ಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇದು ತಪ್ಪು
ಸಖೇದಾಶ್ಚರ್ಯ ಎಂದರೆ ಖೇದವು ಆಶ್ಚರ್ಯವು ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಖೇದ ಎಂದರೆ ತೀವ್ರವಾದ ದುಃಖ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ದುಃಖ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. तो यहाँ पे क्या बोल रही, ಕೆಲವರು कुछ लोग जो है ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ बहुत वंडर बहुत सरप्राइज को जो है ಎಂಬುದನ್ನು ಕನೆಕು ಹೇಳಲು बोलने के वास्ते उन्हों ಸಖೇದಾಶ್ಚರ್ಯ ಕನೆಕ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕನೆಕ अल्फाज को इस्तेमाल करती. सखेदाश्चर्य कनेका अल्फाज उन्होंने बोलती. ये सखेदाश्चर्य का तो क्या आगे जानती तुम्हें, यानी अत्यंत आश्चर्य कर बोलने जाको उन्होंने सखेदाश्चर्य कर को अल्फाज इस्तेमाल कर डालती बहुत सारे लोग. ಆದರೆ लेकिन ಇದು ತಪ್ಪು, ये गलत है. सखेदाश्चर्य ಎಂದರೆ ಸಖೇದಾಶ್ಚರ್ಯಗತೋ ಖೇದವು ಆಶ್ಚರ್ಯವು, यानी ಖೇದ और आश्चर्य ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಖೇದ और आश्चर्य यानी दुख गम और ताजुब कर को इसका माना हो जाता है. तो यहाँ बोल रही देखो, खेदा ಎಂದರೆ, खेदा का मतलब होता है तीव्रवाद दुख, बहुत गमगीन कर को माना देता है ಎಂದು अर्थ. आश्चर्य ಮತ್ತು दुख, आश्चर्य और यानी सरप्राइज और गम ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ दोनों एक साथ आदाग मात्र हुआ तो सिर्फ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ये अल्फाज को इस्तेमाल करें, यानी तुम्हें बहुत गमगीन भी होना और ताजुब भी होना, तो उस टाइम पे ये सखेदाश्चर्य इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन तुम्हें बहुत ज़्यादा वंडर रहे तो, बहुत ज़्यादा ताजुब रहे तो, लेकिन गम नहीं है, तो उस टाइम पे सखेदाश्चर्य नहीं यूज़ करना, आश्चर्य वर्ड यूज़ करना या फिर विस्मय यूज़ कर सकते थे बहुत ज़्यादा वंडर है तो ज़रा लोग सखेदाश्चर्य वर्ड यूज़ करती, ये इस्तेमाल करना गलत. बहुत ज़्यादा वंडर उस टाइम पर क्यों, तो खेदा का तो यहाँ पे क्या है बहुत गमगीन होना अगर को, आश्चर्य का तो ताजुब ये सरप्राइज वंडर अगर को, तो दोनों एक साथ इस्तेमाल करना बराबर नहीं होता. दोनों कब इस्तेमाल कर सकती तुम्हें, अगर तुम ना दुख भी हो रहा है, गम भी हो रहा है और तुम्हें वंडर भी हो रही, सरप्राइज भी हो रही, तब इसका इस्तेमाल कर सकती हैं सखेदाश्चर्य. समझ में है ना. तो अब हमें जाने कि आश्चर्य का तो क्या, विस्मय का तो क्या और सखेदाश्चर्य, इन तीनों का माना भी जान ले. ओके, तो अब मिसाल के तौर में सखेदाश्चर्य के बारे में बोल रही हूँ. उदाहರಣೆ, ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಆಕೆ ತೀರಿಕೊಂಡಳೆಂದು ತಿಳಿದು ನನಗೆ ಸಖೇದಾಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ओके, तो मिसाल के तौर पर अष्टु चिक्का वैसी, उतनी छोटी सी उम्र में आके उन्हें जो है तीरिಕೊಂಡಳೆ, उन्हें मरगी कर को ತಿಳಿದು जानते हुए ನನಗೆ मुझे जो है सखेदाश्चर्यवाಯಿತು, मुझे गम भी हुआ और ताजुब भी. उतनी छोटी उम्र में उन्हें चल बसी. ओके, उन्हें चल बसी इसका गम है, वो उतनी छोटी उम्र में एक ताजुब है, एक वंडर है. तो ये इस टाइम पे इस्तेमाल कर सकती है सखेदाश्चर्य. बल्कि हर टाइम पे तुम्हें बहुत ताजुब है तो ये सखेदाश्चर्य वर्ड नहीं यूज़ करना. तो समझ में ना, आश्चर्य का तो वंडर सरप्राइज है, विस्मय का तो जो है बहुत ही हैरान होना. तो इस तरह के इनके माने का और कब कब इन्हों इस्तेमाल होती, कब इनके इमोशंस आती. तो इस तरह से हमें ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ आवर लैंग्वेज में टोटल में 8 क्लास कर चुका हूँ. तो इन पिछले क्लासेस से ये क्लास तक, लास्ट क्लास तक ನಮ್ಮ भाषे का तो क्या, इसके ऑथर कौन, लेसन का इंट्रोडक्शन, लेसन का हर वर्ड टू वर्ड उर्दू में एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद ऑथर इंट्रोडक्शन, मीनिंग्स, शॉर्ट नोट्स, उसके बाद अभ्यास प्रश्नಗಳು, क्वेश्चन आंसर्स 1 मार्क के, 2 मार्क्स के, देन लेंथी आंसर्स, संदर्भ 3 मार्क्स के, उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो एक्सरसाइज ही वो, ग्रामर के एक्सरसाइजेस जो इम्पॉर्टेंट ही वो, ये तमाम चीज़ें कर को हूँ. ओके, तो यहाँ पे ये ನಮ್ಮ भाषे का लेसन कंप्लीट होता है. इसका जो ग्रामर आता है वो व्याकरण करको रहता है, वो व्याकरण में अलग ही व्याकरण क्लास में करता हूँ. तो इस तरह से मैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए फर्स्ट पोएम के साथ इस तरह से तुम ना नेक्स्ट क्लास में जो है मिलूँगा.